टॉपिक इज़ अबाउट द कॉलेरा, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक एक्यूट डायरियल डिजीज़ होती है जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स का होता है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। और ये हमारे पास कॉमनली होता है ड्यू टू एल टॉर बायोटाइप एंड O139, ठीक है। इसकी जो सीरोटाइप्स होती हैं क्लासिकल एल टॉर होती हैं, और कॉमनली जो हमारे पास होता है वो एल टॉर की वजह से होता है, या इसकी जो कि इसकी बायोटाइप है, इसके अलावा O139 का जो स्ट्रेन होता है उसकी वजह से ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो टिपिकल केसेस आते हैं उसमें ये आता है कि सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज एफर्टलेस वाटरी डायरिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प्स एंड सप्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। क्या होता है कि जिसको भी कॉलेरा होता है तो एकदम से, ठीक है, सडन ऑनसेट होता है कि इसका प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा एफर्टलेस, मतलब इसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और जो है ना वाटरी डायरिया होता है ये, ठीक है। बैक्टीरियल डायरिया इज़ द वाटरी डायरिया हमने पढ़ा था, ठीक है। और जिसमें हमारे पास जब ये होता है उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और अब ऑब्वियसली जब डायरिया भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, तो रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होंगे और यूरिन सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, अगर हम प्रॉपर इसको मैनेज ना करें, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो उसका बैलेंस मेंटेन ना करें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि 30 to 40% हमारे पास जो है ना फैटल हो जाता है ये केस, ठीक है। तो ज़्यादा लोग मर जाते हैं फिर। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि 2 सीरोटाइप्स होते हैं इसके विब्रियो कॉलेरा की, 139 और 1O1 एंड O139, जो कि आउटब्रेक्स कॉज करती हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इसका जो एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले है कि एजेंट फैक्टर्स होते हैं, फिर हम देखेंगे इसके होस्ट फैक्टर्स, फिर हम देखेंगे इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहले एजेंट फैक्टर्स की बात करते हैं। एजेंट इसमें होता है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा होती है जिसका ग्रुप 1 हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लासिकल एंड एल टॉर विब्रियोज आर फर्दर डिवाइडेड ईच इनटू 3 सीरोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है। जिसका हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि इनाबा, ओगावा और हिकोजीमा होता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्दर इसकी सीरोलॉजिकल सब टाइप्स होती हैं, क्लासिकल और एल टॉर जो विब्रियोज होती हैं, इनाबा, ओगावा और हिकोजामा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है। तो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इसका सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली नाउन रिजर्वायर ऑफ कॉलेरा इन्फेक्शन, ठीक है। और वो हमारे पास केस भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्टिव मटेरियल है कि कॉलेरा का जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है वो क्या होता है। सो इन्फेक्टिव मटेरियल आर द स्टूल्स एंड द वॉमिट ऑफ द केस एंड कैरियर्स, ठीक है। कि जो भी केसेस होंगे और जो कैरियर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि केसेस भी हो सकते हैं कॉलेरा के और कैरियर्स भी हो सकते हैं। तो उनका जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है वो कौन से होते हैं, उनके स्टूल्स, ठीक है, ऑब्वियसली डायरिया है और वॉमिटिंग, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी के जो है, जिसको डायरिया है वो कब कम्युनिकेबल होगी उसकी डिज़ीज़, ठीक है। तो ये 7 से 10 दिन तक कम्युनिकेबल रहती है, ठीक है। और जो हमारे पास कन्वलेसेंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है, कन्वलेसेंट कैरियर्स होते हैं, कन्वलेसेंट कैरियर्स कौन से होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि अभी उनको कॉलेरा हुआ था और वो उससे रिकवर हो गए हैं, ठीक है। तो वो अपनी जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उसको एक्सक्रीट करते रहते हैं, उनके अंदर कोई डिज़ीज़ तो नहीं होती लेकिन वो जो है एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं 2 से 3 हफ्तों तक, ठीक है। तो तब उनके लिए कम्युनिकेबल होता है। वैसे जो केस होता है कॉलेरा का वो 7 से 10 दिन तक कम्युनिकेबल होता है, लेकिन जो कैरियर्स होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। कन्वलेसेंट कैरियर्स खुद तो ठीक हो जाते हैं लेकिन दूसरों को 2 to 3 वीक्स तक जो है ना देते रहते हैं इन्फेक्शन। इसके अलावा क्रोनिक कैरियर स्टेज जो होती है वो हमारे पास हो सकती है मंथ्स से लेकर 10 साल तक, ठीक है, क्रोनिक कैरियर्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैरियर्स इन कॉलेरा कौन कौन से होते हैं। तो प्री क्लिनिकल और इंक्यूबेटरी कैरियर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कन्वलेसेंट कैरियर्स हो सकते हैं। थर्डली हमारे पास कॉन्टैक्ट या हेल्दी कैरियर्स हो सकते हैं, और डी हमारे पास क्रोनिक कैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हैं प्री क्लिनिकल और इंक्यूबेटरी कैरियर्स। तो ये जो होते हैं ये 1 to 5 डेज़ तक इसका जो होता है इंक्यूबेटरी पीरियड होता है कॉलेरा का, ठीक है। और इसमें जो है ना
ये होते हैं, मतलब इसके इंक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं 1 से 5 ईयर्स, ठीक है, 1 से 5 डेज़। तो इसका इंक्यूबेटरी पीरियड जो है 1 to 5 डेज़ होता है, इसलिए इंक्यूबेटरी कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के ही होते हैं, इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं देते। बल्कि जो कन्वलेसेंट कैरियर्स होते हैं जो कि खुद तो ठीक हो जाते हैं लेकिन दूसरों को 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो डिज़ीज़ देते रहते हैं, ठीक है। और कन्वलेसेंट स्टेट उन लोगों में होती है जो प्रॉपरली अपनी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पूरी नहीं करते, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हेल्दी कैरियर्स, ठीक है। हेल्दी या इनको हम कॉन्टैक्ट कैरियर्स भी कहते हैं। इनके अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और खुद मतलब हेल्दी होते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रोनिक कैरियर्स। तो क्रोनिक कैरियर्स जो होते हैं ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कैरियर के स्टेट होगी इनकी। तो ये लोग जो होते हैं 10 साल तक जो है ना हमारे पास कैरियर्स रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होस्ट फैक्टर्स, एज एंड सेक्स, ठीक है, ऑल एजेस बोथ सेक्सेस, ठीक है। सबके अंदर कॉलरा हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिडिटी की बात करते हैं तो विब्रियो जो होता है ना ये एसिडिटी कंडीशन में नहीं सर्वाइव करता। पीएच अगर 5 हो या उससे कम हो तो ये उसमें मर जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन मोबिलिटी है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन मोबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ये आउट स्प्रेड करेगा। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है उनका उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। इम्यूनिटी की अगर बात करें तो हमारे पास जो होता है ना अगर ये हो जाए एक दफ़ा तो उसके बाद री इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन हो जाती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में याद रखना है कि ये जुलाई एंड सितंबर में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे पास वार्म सीज़न में होते हैं, ठीक है। तो ये जुलाई एंड सितंबर में। पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हो, इन्वायरमेंट में कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड हो, ठीक है। इसके अलावा वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हो, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन हो, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, लैक ऑफ एजुकेशन हो, ये हमारे पास जनरल सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कॉलरा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी थी। एपिडेमियोलॉजी हमारे पास क्या थी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देख लेते हैं बस कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फीको ओरल रूट होता है, ठीक है। ये हमारे पास फीकली हमारे पास जो है फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। अगर हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर हो, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स हो, ठीक है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है बताया था पहले भी कि 5 दिन तक होता है, ठीक है, लेकिन कॉमनली जो है 1 to 2 डेज़ तक होता है, ठीक है। फ्यू आवर्स टू अप टू 5 डेज़ तक इसका रेंज होती है इंक्यूबेशन पीरियड की, मतलब कम ही होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा एपिडेमियोलॉजी में, सबसे पहले हमने इसके जो है एजेंट फैक्टर्स देखे कि एजेंट फैक्टर्स में हमने देखा कि विब्रियो कॉलरी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन देखा, फिर हमने इन्फेक्टिव मटीरियल देखा, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी देखी, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसके कैरियर्स देखे 4 तरह के, ठीक है, और होस्ट फैक्टर्स हमने देखे और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखे। लास्ट में हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस जो कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन होता है, उसके बाद स्टेज ऑफ कोलैप्स होता है और फिर स्टेज ऑफ रिकवरी होती है। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में क्या होता है कि हमारे पास एकदम से क्या होता है पेशेंट को प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इवैक्यूएशन में यही है कि वो अपनी स्टूल्स वगैरह और वॉमिटिंग होगी उसको, ठीक है, और स्टूल्स यहाँ पे 40 स्टूल्स इन अ डे भी कर सकता है और राइस वाटर अपीयरेंस होती है स्टूल्स की। इसके अलावा स्टेज ऑफ कोलैप्स होता है, इसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाती है, संकन आइज हो जाती हैं, हॉलो चीक्स हो जाती हैं, स्किफॉइड एब्डोमेन हो जाता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, वॉशरमैन्स हैंड्स एंड फीट हो जाते हैं, एब्सेंट पल्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर खत्म होना शुरू हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी लॉस होना शुरू हो जाती है और शैलो एंड क्विक रेस्पिरेशंस होती हैं, मतलब कोलैप्स हो जाता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेज ऑफ रिकवरी होती है। अगर डेथ नहीं होती तो स्टेज ऑफ रिकवरी ही होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आती है, टेम्परेचर वापस आ जाता है, सही हो जाता है, यूरिन सही हो जाता है आना, ठीक है, और जो भी ब्लड प्रेशर वगैरह और वो जो भी पल्स वगैरह वीक हुई भी थी वो ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑडियो में देखते हैं कंट्रोल ऑफ कॉलरा, ठीक है। अभी तक हमने इसके एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स और क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं। डायग्नोसिस, ठीक है, सबसे पहले हमने डायग्नोज करना होता है कि ये डायरिया किस वजह से है, स्टूल एग्जामिनेशन करनी होती है और पता लगाना होता है अगर तो हमारे पास विब्रियो कॉलरी की वजह से है तो राइस वाटरी स्टूल्स होंगे और फर्दर एग्जामिनेशन लैब डायग्नोसिस से हम उसको डायग्नोज करेंगे। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है नोटिफिकेशन करनी होती है जितनी जल्दी हो सके हमने इमीडिएटली टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटी विद इन 24 आवर्स नोटिफाई करना होता है। उसके बाद अर्ली केस फाइंडिंग, जितनी जल्दी हो सके हमने केस को फाइंड करना होता है। डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, जो भी केसेस आ रहे हैं उनकी अर्ली केस फाइंडिंग्स करनी है।
केस फाइंडिंग्स करके हमने क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स, ठीक है, ट्रीटमेंट सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना है। फिफ्थ पे हमने क्या करना होता है, रीहाइड्रेशन थेरेपी करनी होती है, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि किस तरह से हमने रीहाइड्रेशन थेरेपी करनी होती है, ठीक है। क्लिनिकली हमने उसको शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है, कॉलरा एक्यूट डायरियल डिजीज़ में हमने पढ़ा था। उसके बाद एडजंक्ट्स टू थेरेपी। एडजंक्ट्स टू थेरेपी ये है कि आपने याद रखना है, हमने पीछे पढ़ा था कि बहुत से ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें हम कीमोथेरेपी नहीं देते, अनअप्रोप्रिएट यूज़ जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, वैसे हम डायरिया के केस में नहीं देते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो कॉलरा के केस में ड्रग्स ऑफ चॉइसेस हैं, वो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स और एजिथ्रोमाइसिन है, वो हमने ज़रूर साथ देनी होती है, ठीक है, रीहाइड्रेशन के साथ, ताकि वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो विब्रियो कॉलरी जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दें। तो टेट्रासाइक्लिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स और एजिथ्रोमाइसिन है। फिर 7th पे हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, एक्सटेंट ऑफ आउटब्रेक एंड आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सबको हमने जो है वो इन्वेस्टिगेट करते रहना होता है। 8th पे वी हैव द सैनिटरी मेजर्स, हमने लेने होते हैं, वाटर कंट्रोल करना होता है, वाटर जो है उसको सेफ़ वाटर प्रोवाइड होना चाहिए लोगों को, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने वाटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी प्रॉपर बॉइलिंग करनी है, क्लोरीनेशन करनी है। इसके अलावा सेकेंडली हमारे पास एक स्क्रीटा डिस्पोजल आ जाता है। थर्ड पे हमारे पास फूड सैनिटेशन आ जाती है, ठीक है, सिर्फ वाटर को कंट्रोल नहीं करना, साथ फूड सैनिटेशन भी होनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या आता है कि डिसइंफेक्शन, सैनिटरी मेजर्स में डिसइंफेक्शन भी करना होता है, ठीक है। 9th पे भी आता है कीमोप्रोफिलैक्सिस। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए उन लोगों को देना होता है जो कॉन्टैक्ट्स के लोग होते हैं या क्लोज कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनमें हमने कीमोप्रोफिलैक्सिस देनी होती है। और कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, वो हमने देनी होती है। 10th पे हमने वैक्सीनेशन देनी होती है। 11th पे हमने जो है वो हेल्थ एजुकेशन देनी होती है, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो उसी तरह के फूड हाइजेनिक मेंटेन रखें, हैंड वॉशिंग करें, जो आजकल कोरोना केसेस में हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, टीवी प्रोग्राम्स वगैरह पे। बेनिफिट ऑफ कुक्ड हॉट फूड्स एंड सेफ वाटर, सबको अवेयरनेस दें, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरिया को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ द केसेस करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि ये डायग्नोसिस कॉलरा का ही है। उसके बाद हमने नोटिफिकेशन करनी होती है। नेक्स्ट वी हैव द अर्ली केस फाइंडिंग, देन हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स करने होते हैं। नेक्स्ट रीहाइड्रेशन थेरेपी, देन द एडजंक्ट्स टू थेरेपी, जिसमें हमें फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पीसिलिन, ठीक है, सल्फामेथोक्सोजोल वगैरह देने होते हैं। फिर एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हमने जो है वो साथ साथ करते रहना होता है, ठीक है। और फिर हमने जो है सैनिटरी मेजर्स में, जिसमें हमने डिफरेंट सैनिटेशन मेजर्स, फूड, वाटर, स्क्रीटा डिस्पोजल और डिसइंफेक्शन करना होता है। नेक्स्ट हमने कीमोप्रोफिलैक्सिस में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन देनी होती है कॉन्टैक्ट के लोग। देन हमने वैक्सीनेशन प्रॉपर करनी होती है एंड लास्ट में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं।